हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स में पास सबको होना है भाई, लेकिन मेहनत नहीं करनी। जैसे ही आपने देखा कि अच्छा ऐसा वीडियो है, आपने तुरंत क्लिक किया। ठीक है, बिना मेहनत के सबको पास होना है। पहली बात, एयरफोर्स का पेपर जब आप देने जाते हो तो वो पेपर कभी भी बाहर नहीं आता है, आपको घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो फिर कैसे पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन, कि यही क्वेश्चन उस टाइम आया हुआ था? वो सिर्फ एक अनुमान होते हैं जो सही हो भी सकते और नहीं भी, क्योंकि बच्चे से पूछे जाते वो क्वेश्चन, बताओ कौन कौन से आए थे। तो क्या तुम 25 में से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन याद करके लाओगे? अरे यार, याद ही इतना हो जाता ना तुम्हें तो फिजिक्स में पास ही हो जाते ना। तो मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन याद रहते हैं आपको, वो भी एग्जैक्ट नहीं याद रहते कि ऐसा कुछ पूछा गया था। तो इस भ्रम से दूर रहना कि YouTube पर तुम्हें कोई ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको यह मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस रणनीति के तहत हम लोग तैयारी करें फिजिक्स की, ताकि आपको कोई समस्या ना हो एयरफोर्स के एग्जाम में। तो प्रॉब्लम कहां है, सिलेक्शन कहां रुक रहा है, पहले उन समस्याओं की बात कर लेता हूं मैं। उसके बाद जब वो समस्याएं मालूम होगी तो इलाज अपने आप अपने को पता होगा। पहली समस्या पता है क्या है? पहली समस्या है कि आप लोगों ने फिजिक्स का दायरा खुद ही सेट कर लिया है। कैसा कि सर आप लोग पहले ही से आपको यह पता है कि सर यही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल ही आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते। क्यों? न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम करते तो आप लगाते नहीं, तो आप कहते न्यूमेरिकल नहीं आते। पहली बात, आप अपनी मर्जी से बनाए हुए बैठे हो कि सर यही क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बच्चों, ये तो वही बात हो गई, मैदान आपका है, अकेले आप ही दौड़ रहे हो, जीतने हारने कोई गम तो है नहीं, और कह रहे हो कि बस हम जीत गए। अरे उतरो मैदान में सही तरीके से, तब समझ में आएगा कि हाँ कि क्या होती है कंपटीशन। तो अपनी मर्जी से इसका लेवल सेट किया है आप लोगों ने। आज सोचते हो, मार्केट में जाते हो सोचते हो कोई ऐसी एक किताब मिल जाए जिसमें बस यही क्वेश्चन आने हैं। एक किताब आती है फिजिक्स की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उस फिजिक्स की किताब में होता क्या है कि जब तक 60% वालों का कॉल नहीं आता था, पहले मेरिट के हिसाब से कॉल आता था ना, तब तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मिलते थे। लेकिन जब से ये 60% वालों का कॉल आने लग गया है, तब से उस किताब में से क्वेश्चन इतने नहीं मिलते जितने पहले आने लग गए। तो उस पर आसरा छोड़ दो, उस पर आसरा बिल्कुल छोड़ दो। समझ गए ना? क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं बताता हूं आपको। पेपर में 3 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। यह बात मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, और वहां से आप सिलेबस जब आप डाउनलोड करोगे तो सिलेबस के साथ में एक प्रैक्टिस पेपर भी वो लोग देते हैं। उस आधार पर मैं बोल रहा हूं। आपको उसका लिंक चाहिए ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप वहां से जाकर के वो पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, किस टाइप के प्रश्न है। पहला प्रश्न जो बिल्कुल प्योर शुद्ध थ्योरी बेस्ड है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, शुद्ध। मतलब कैसा? जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूं कि वृत्तीय गति में नियत रहता है, वृत्तीय गति में नियत रहता है। जैसे पहला ऑप्शन त्वरण हो गया, दूसरा ऑप्शन मैंने ले लिया वेग, तीसरा ऑप्शन मैंने ले लिया बल, और चौथा ऑप्शन ले लिया गतिज ऊर्जा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन प्योर न्यूमेरिकली, जैसे कि दो प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और इसमें विद्युत क्षेत्र 200 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो विभवांतर बताओ। प्योर न्यूमेरिकली। ठीक है, तीसरा टाइप होता है इन दोनों का मिक्सचर। कि सर वो कैसा? मतलब जिसमें आपको कोई ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं दी रहती हैं, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे बोलेगा कि m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, h1 और h2 ऊंचाई से गिराई जाती हैं, तो इनके समयों में अनुपात बताओ पृथ्वी तल पर पहुंचने में। तो कोई वैसे आपका ये प्योर थ्योरेटिकल भी नहीं है और प्योर न्यूमेरिकल भी नहीं है।
ये 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लेना। समझ गए ना। दूसरी बात, आप लोग पता है क्या करते हो फिजिक्स को पढ़ने में, क्या करते हो? बस सर हमें क्या करना है, हमें बस क्वेश्चन दे दो आप, हम वो रट्टा मार लेंगे, कॉन्सेप्ट से किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग जब किसी कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में जब आप लोग जाते हो तो उस कोचिंग में सबसे पहले यही पूछते हो कि सर सिलेबस कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। बस सिलेबस ही खत्म करवाना है क्या, सीखना नहीं है ना कुछ। और उस आधार पर तुम लोग क्या करते हो, कोचिंग में जाकर के 6 महीने में, जैसे मान लो आप लोगों ने साल में 2 पेपर हुए, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, 2 नेवी के भी हो जाते हैं, पेपर हुए, आप कहते हो सर 4 महीने में खत्म कर दो सिलेबस। अब पूरी फिजिक्स 11th 12th की पूरी फिजिक्स आप 4 महीने में खत्म कराते हो, बहुत बढ़िया, खत्म करा लेते हो। सीखना क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है। कोचिंग वाले भी पल्ला झाड़ लेते हैं, हमने तो ये खत्म करा दिया, बस बात खत्म, हमें क्या करना है। अब 4 महीने में आपने सिलेबस खत्म करा लिया और उसके बाद फिर पेपर में बैठते हो, आता कुछ नहीं है। फिर पेपर दे के आए कि सर अब फिर से शुरू करो, और फिर से शुरू करने के बाद फिर 4 महीने में आपने फिजिक्स को करवाया, और बस ऐसे करके आप ओवरेज हो जाते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। अरे यार 5 महीने में तुम्हें नौकरी चाहिए है, कैसे मिल सकती है? आप मिल भी सकती है भाई, ब्रिलियंट हो अगर तो मिल सकती है, लेकिन एक बात सोचो, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पर? तसल्ली से 6 महीने तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिजिक्स के डिटेल से पढ़ो ना फिजिक्स को। लेकिन डिटेल से क्यों पढ़ोगे सर, डिटेल से क्यों पढ़े, ये थोड़ी नेवी में आता है, ये थोड़ी एयरफोर्स में आता है। वही बात है ना, अपनी मर्जी से सेट कर रखा है आपने कि ये आता है वो नहीं। अगर इतना ही पता होता तो लग ना जाते। तरीका बदलो प्रभु, तरीका, समझे आप? तो ये 6 महीने में आप कॉन्सेप्ट पढ़ो तसल्ली से, जो टीचर 12th लेवल का पढ़ा रहे हैं बिल्कुल डिटेल से वैसे ही पढ़ो 6 महीने तक। किसी की भी वीडियो देखो यूट्यूब पर जाकर के जो डिटेल से कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ा रहा हो। वैसे मेरी भी सीरीज चल रही है, अब मैं हिंदी मीडियम के लिए भी अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए भी 12th लेवल के अलग सेपरेट मैं वीडियो बनाता हूं। मेरे ना देखो सही, किसी के भी देखो, आप देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले 6 महीने तक। एक बार तसल्ली से फिजिक्स को 6 महीने में पढ़ लो आप 11th 12th के, और उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। पहले सीखो, पहले चलना सीखो, बाद में दौड़ना। और तुम दौड़ना चाहते हो लेकिन चलना तो आता ही नहीं है, ये दूसरी गलती है। इस बात को दिमाग में डाल लेना, दूसरी गलती है, समझ गए? और तीसरी है, सबसे बड़ी बात तीसरी है कि आप लोग हर कोई ऐसी कोचिंग ढूंढते हो जिसका बहुत बड़ा नाम हो कि हम तो सर उसी में जाएंगे। देखो कोचिंग वैसे कोई बुरी नहीं होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर ऐसे नहीं है कि बहुत सारे टीचर बुरे होते हैं। अरे भाई जैसे मैं हूं, हो सकता है 10 में 5 बच्चों को मेरा समझ में आता हो, मेरा तरीका समझ में आता हो, 5 को नहीं आता है, ठीक है। कोई दूसरा टीचर है, हो सकता है उनको 5 का, उनका भी 5 को आता हो, तो ना वो गलत ना मैं गलत, बस हमारा तरीका अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से हर तरीके के बच्चे होते हैं, तो जिनको जैसा लगता है वैसा वो पढ़ लेता है। तो आप कोचिंग के भरोसे बैठते जबकि खुद मेहनत नहीं करते हो। और यार एयरफोर्स है, कोई IIT जी नहीं है जो आप लोग बिल्कुल परेशान हो रहे हो कि सर ये तो फिजिक्स में बहुत परेशान करते हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। एक सही रणनीति के साथ आप क्या करें, सही रणनीति के साथ तैयारी करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अभी जो मैंने बातें बताई हैं, इन समस्याओं को मैंने देखा है लगभग 90% स्टूडेंट्स में। थोड़ा दूर करो उनको, और वही 10% लग पाते हैं। दूर करो इनको, तब जाकर के उसके बराबर पहुंच पाओगे। सेफ जोन में चलना छोड़ दो। न्यूमेरिकल देखा, छोड़ो सर, 2 मिनट लगे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 45 सेकंड मिलते हैं। आपने अगर 2 मिनट लगा दिए, अगर टीचर ने 2 मिनट लगा दिए, छोड़ो सर ये नहीं आता है। अरे भाई टीचर समझा रहा है इसलिए 2 मिनट लग रहे हैं, और अगर वो ना समझाता खुद ही सॉल्व करता तो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता टीचर का। तो ये टाइम बचाना आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, डूबना पड़ता है उसी में यार।
ऐसा नहीं है बस हम केवल काम कर लें, अच्छा ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। डूबना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब टाइम कम कर पाते हो एक क्वेश्चन को लेकर के। समझ में आई बात? चलो भाई, मैंने ये बातों को बता दिया, इनको दूर कर लो। अगर आपके अंदर है तो दूर करो, सफलता जरूर मिलेगी, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है ना किस आधार पर पूछते हैं। तो आप यहां देखो, एक स्क्रीन पे एक पिक आ रही होगी, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है एयरफोर्स नेवी से, मैंने उन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया और उसमें लिखा है 10+2 CBSE। पहली बात बता रहा हूं मैं आपको, 10+2 CBSE अंडरलाइन होगा वहां पर, देख लो आप, 10+2 CBSE मतलब CBSE बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। ये है उनका पेपर का किस आधार पर वो बनाते हैं। नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन एयरफोर्स से मैंने डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी PDF लिंक में डाल देता हूं, देख सकते हो लिखा है बाकायदा 10+2 CBSE। समझे मेरी बात को? तो CBSE का पैटर्न और NCERT के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आप लीजिए, उनको ही आप सॉल्व करें। फिर भी कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज कैसे क्या क्वेश्चन होते हैं मैं अपने प्रैक्टिस सेट में डालता हूं और आप वो उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और आपको उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि उन्हीं लेवल को मैं डालूं, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं उठाए स्टूडेंट्स, बाकी तो आपकी मेहनत है। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया किस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब सिलेबस क्या है इसका, किस चैप्टर से कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है, किस आधार पर कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। और ये सिलेबस भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया होगा एयरफोर्स से, एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड किया होगा, ये सब लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो वहां से, ये स्क्रीनशॉट में ये इतने टॉपिक आपके लिखे आ रहे हैं। चलो भाई, मैं अब क्या करता हूं, यहां 1 by 1 टॉपिक लेता हूं, 1 by 1 टॉपिक लेता हूं। ठीक है, और उन टॉपिक्स के आधार पर आपको बताता हूं किससे कौन सा क्वेश्चन बना। और ये एनालिसिस एयरफोर्स ने जो एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था उसी के आधार पर मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें कैसा क्या सिलेबस है। देखो 11th का पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, वैसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या क्या आता है आपके, मात्रक, ठीक है, मात्रक वगैरह किसका क्या, विमी सूत्र सब इसी में आ जाते हैं। इसी से रिलेटेड जो है ना इसमें से एक क्वेश्चन, जैसे विमा तो कोई ना कोई एक आनी होती है ना। अच्छा, इसके बाद में दूसरा ये लिखा है काइनेमेटिक्स, गतिकी मतलब सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। ठीक है, और आपका प्रक्षेप्य गति और आपकी वृत्तीय गति, ये तीनों गतियां इसमें एक साथ हैं और इन तीनों से मिलाकर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 या 3, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपके गति के नियम पढ़े जाते, गति के नियम में जिसमें आपने न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग, आवेग, इंपल्स, मोमेंटम और उसके संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, मुक्त आरेख भी बनाया होगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन टाइप के सारे प्रश्नों को मैं अपने प्रैक्टिस सेट में जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको तो बस मेहनत करनी है। बात करें वर्क पावर एनर्जी की, कार्य शक्ति ऊर्जा वाले में, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, ये जो इतना भी एनालिसिस मैंने किया है वो एनालिसिस मैं कर रहा हूं आपका जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डला हुआ है पेपर, उसके आधार पर। सेम वही क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उस आधार पर मैं बता रहा हूं आपको। अब अगला है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसमें हम पढ़ते हैं घूर्णन गति के बारे में, घूर्णन गति के बारे में, रोटेशनल मोशन। और इसी में द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से एक न्यूमेरिकल बन जाने की होती है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल भी बन जाता है भाई, ऐसी कोई वो नहीं है। और इससे क्वेश्चन बन जाता है आपका, 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो द्रव्यमान केंद्र से बन जाएगा और एक क्वेश्चन घूर्णन गति मतलब जैसे जड़त्व, आघूर्ण वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद है आपका 6 गुरुत्वाकर्षण। ये तो बिल्कुल आप दिमाग में डाल ही लो,
गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन तो फिक्स है। जैसे हो सकता है गुरुत्वाकर्षण से किसी की विमा आ जाए, विमा के अलावा भी कोई और क्वेश्चन आएगा, तो वो कम से कम एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इसमें पूरा आ जाता है गुरुत्वाकर्षण, उपग्रहों की गति, ग्रहों की गति और ये गुरुत्वाकर्षण बल, सब इसी में आ जाता है पूरा। ठीक है, इसके बाद है 7वां प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, द्रव पदार्थों के गुण। इसमें क्या आता है, जैसे प्रत्यास्था है, पृष्ठ तनाव है, द्रव का प्रवाह, बर्नौली की प्रमेय, ये वाले जो सारे टॉपिक हैं वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, और 8वां है ऊष्मागत की, ऊष्मागत की, इसमें से 1 क्वेश्चन रखा गया, लेकिन 2 क्वेश्चन तो मान ही लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 क्वेश्चन तो ऊष्मागत की से मान ही लो, जैसे प्रथम नियम हो गया, कार्नो इंजन हो गया, उससे क्वेश्चन बन जाने का, रुद्धोष प्रक्रम, समतापी प्रक्रम हो गया इनसे। और इसी में एक जो क्वेश्चन है जो गुप्त ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट है, इसको चाहे आप इसमें ऐड कर दो या इसमें ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी उसी से आधारित है। आगे देखते हैं, आगे वाले चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं भाई। तो अगला जैसे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड केटीजी, अरे पढ़ा होगा ना, गैसों का अणुगति सिद्धांत वाला चैप्टर आता है, उसमें आदर्श गैस समीकरण, वांडरवाल गैस समीकरण, फिर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि निकालते हो, सीपी और सीवी निकालते हो, तो उस पर आधारित आपका एक क्वेश्चन मिल सकता है उस चैप्टर से। ठीक है, औसत गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ाने से, वर्ग माध्य मूल चाल, उस पर आधारित क्वेश्चन मिल जाता है। फिर है ऑसिलेशन, इसमें आ जाता है SHM, ठीक है, सरल आवर्त गति। वेव्स में खासतौर से ध्वनि तरंगों की बात होती है, तो यहां से भी आपके मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके 4 टॉपिक हैं। एक तो जिसमें विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, फिर गाउस की परिमित तथा उसके अनुप्रयोग वाला आ जाता है, फिर विद्युत विभव आ जाता है और धारिता। ये चारों मिलाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक को बनाते हैं और उन चारों से मिलकर के एक क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने अपने मॉडल पेपर में। मैं 2 मान सकता हूं। 12वां जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये फिक्स है क्वेश्चन, यहां से फिक्स है एक क्वेश्चन, प्रतिरोधों वगैरह इससे। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनडीए में भी फिक्स है कि इनसे क्वेश्चन आना ही होता है। ठीक है, क्या आएगा ये मुझे नहीं पता भाई, लेकिन आ सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसको तो तुम समझ गए होगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे जिसमें विद्युत धारा, प्रतिरोध, सेल के बारे में, उनके विद्युत वाहक बलों के विभव मापी, मीटर सेतु, किरचॉफ का नियम, इन सबको हम बात करते हैं। ठीक है, अब 13वें में अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें जैसे वो लॉरेंज का नियम है, ठीक है, कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ति गति, साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, परिनालिका है, टोरॉइड है, इनकी वजह से कोई एक सीधा तार है, चुंबकीय क्षेत्र, इन सब पर आधारित है ये चैप्टर। इसमें से एक क्वेश्चन और मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी के भूचुंबकत्व अवयव क्या होते हैं, नमन कोण, दिक्पात का कोण, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय पदार्थ, ये सारे मैग्नेटिज्म, तो एक क्वेश्चन वहां से बन जाता है। तो टोटल इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला 14वां EMI एंड AC, ठीक है, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अगर क्वेश्चन EMI से आया तो AC से नहीं आएगा, AC से आया तो EMI से नहीं आएगा, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इन विद्युत चुंबकीय तरंगें हम आपको भी पता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, दृश्य प्रकाश तरंगें, ये सबको बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखना। कौन सी तरंग की परास क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, उनके क्या क्या उपयोग हैं, उन आधार पर ये क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्टिक्स, यहाँ दोनों ऑप्टिक्स की बात की गई है, प्रकाश, किरण प्रकाश की भी और तरंग प्रकाश की भी। किरण प्रकाश में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन है, लेंस है, ठीक है, और दर्पण है आपका, और उसके बाद में आपके ये सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी, उनकी आवर्धन क्षमता है, वो इसमें है। और उसमें तरंग प्रकाश की में आपका ध्रुवण है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ठीक है, हाइगेन्स का जो लॉ है वो वगैरह, उन पर आधारित। तो एक क्वेश्चन आपका किरण प्रकाश की से, एक क्वेश्चन आपका तरंग प्रकाश की से। 17वें में डुअल नेचर एंड रेडिएशन, इसमें कौन कौन से बात है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर पूरी बात करें, ठीक है, रेडिएशन, वो लाइमन श्रेणी, बाइमर श्रेणी वाले, ये सारी चीजें, तो यहां से आधारित एक क्वेश्चन हो सकता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, इसमें आ जाता है आपका क्या, यहीं पर एटम्स और न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी भी आ जाती है, इसी में
पूरा सब कुछ इसी में जोड़ के रेडियो एक्टिविटी पूरी इसमें आ जाती है, ठीक है। और एटम के बारे में, समस्थानिक, संभारिक, इन सब के बारे में क्वेश्चन यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक लॉजिक गेट से हो सकता है और एक क्वेश्चन इधर पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, इनसे हो सकता है। और लास्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। इस संचार व्यवस्था से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो ये मैंने पूरा सिलेबस बता दिया। सिलेबस को 1000 बार देखो कोई मतलब नहीं बनता रे। मैंने बोल दिया ना, एक बार 1 साल दो केवल अपने ऊपर, छोड़ दो सब कुछ, केवल अपने ऊपर, और ये निकाल दो नहीं, ये नहीं आएगा वो आएगा। अरे जब एयरफोर्स की तैयारी कर ही रहे हो तो कोई तुम्हें आईआईटी की तैयारी थोड़ी कराएगा, एयरफोर्स लेवल की तो कराएगा, और फिर आने को कुछ भी आ सकता है। और आप ये अभी तक भाई, ये इतनी दिक्कत क्यों हो रही है हम लोगों को? दिक्कत इसलिए होती है आपको क्योंकि अगर जैसे एनडीए का पेपर घर पे आ जाता है आपको, ऐसे ही अगर एयरफोर्स का भी आने लग जाता तो सारे टीचर विश्लेषण करते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन वहां से बनता है, एक वहां से, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा लगातार 4 सालों से, ऐसे हम लोग एनालिसिस करते और तुम्हारे सामने देते। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए सिर्फ अनुमान है, लेकिन तरीका सिर्फ वही है, क्या? 1 साल दो अपने ऊपर, भागो मत। 6 महीने तक बिल्कुल तसल्ली से पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और 2-3 महीने तक मस्त तरीके से जो है ना आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा क्या करना है, और फिजिक्स आपके आगे कभी भी आड़े नहीं आएगी। और दूसरी बात, मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रैक्टिस पेपर आपको सामने करवाता हूं, सॉल्व करवाता हूं, तो इस बात को ध्यान कर लेना। काम करना है तो फिर मनी से करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए प्रैक्टिस सेट में।